हाय एवरीवन। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की अपनी जीएसटीआर डिलेड फाइल करते हैं तो ऐसे केसेस के अंदर डिपार्टमेंट आपसे जो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैश में पेबल बन रही थी उसके ऊपर इंटरेस्ट की डिमांड करता है। लेकिन मान लीजिए आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी आप कैश में पेबल बनती थी वो तो आपने विद इन ड्यू डेट आपने चालान जब जनरेट करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करा दिया, लेकिन आपकी 3B फाइलिंग करने में डिले हो गई, वो आपकी 3B ड्यू डेट के बाद फाइल हुई। तो क्या ऐसे केसेस के अंदर भी क्या डिपार्टमेंट आपसे इंटरेस्ट की डिमांड कर सकता है? तो इस केस के अंदर डिपार्टमेंट का एक बहुत क्लियर स्टैंड है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि टैक्स की पेमेंट तभी मानी जाएगी जब आप वो जीएसटीआर 3B के थ्रू पे करेंगे। मेयरली अगर कैश लेजर के अंदर चालान के थ्रू डिपॉजिट करा देते हैं तो वो टैक्स की पेमेंट नहीं मानी जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जो डिपॉजिट है पैसा, वो यही माना जाता है कि वो पैसा आपके पास है। तो इस केस के अंदर भी डिपार्टमेंट अपन से इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को और अच्छे से समझने के लिए एक रिसेंट जजमेंट जो मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से आया है इन द मैटर ऑफ आइशर मोटर, हम वो देखते हैं। तो इसके अंदर जो सबमिशंस ऑफ द पेटिशनर है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस है, उन्हें देखने से पहले हम एक ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस समझते हैं। तो आइशर मोटर के पास इन द ट्यून ऑफ 33 करोड़ 34 करोड़ का सेनवेट के टाइम का क्रेडिट पड़ा था प्री जीएसटी एरा का। सो आइशर मोटर वो ट्रान 1 यूज करके अपने जीएसटी एरा के अंदर उसे क्रेडिट में लेके आना चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द इनिशियल टाइम जो वो था उसके अंदर पोर्टल पे ग्लिचेस थे और वो ट्रान 1 फाइल नहीं कर पा रहा था, और इसकी वजह से वो अपना 33-34 करोड़ का क्रेडिट जीएसटी में नहीं ला पा रहा था। तो इसकी वजह से वो अपनी जुलाई 17 की रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, और बिकॉज ऑफ दिस कि वो जुलाई 17 की रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, डोमिनो इफेक्ट की वजह से सेक्शन 39(10) की वजह से जो ये बोलता है कि अगर आप प्रायर पीरियड की अपनी 3B फाइल नहीं करते तो आप सब्सिक्वेंट पीरियड्स की भी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजंस वो अपने अगस्त से लेकर दिसंबर तक की भी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाया। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जो एक चीज़ अच्छी की आइशर मोटर ने, वो ये की कि चाहे उसकी रिटर्न्स डिलेड फाइल हो रही थी, लेकिन उसकी जो टैक्स की पेमेंट थी उसके ऊपर जो भी उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैश के अंदर पेबल बन रहा था वो चालान्स के थ्रू विद इन ड्यू डेट जो रिटर्न फाइलिंग की थी तब तक वो डिपॉजिट कराते आ रहा था। उसके दिसंबर 17 में जाके उसका ट्रान 1 फाइल हुआ, वो सारी की सारी सैनवेट के टाइम वाली क्रेडिट अवेल कर पाया, और उसने जनवरी में जाके सारी जुलाई से लेके दिसंबर 17 तक की उसने रिटर्न्स फाइल कर दी। ये पूरा मैटर यहाँ पे हुआ। फिर उसके पास मई 23 के अंदर एक नोटिस आता है। नोटिस भी कौन सा? डायरेक्ट रिकवरी नोटिस आइशर मोटर्स के पास आता है, जिसके अंदर वो टू ट्यून ऑफ 23-24 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट। जो आपने रिटर्न्स लेट फाइल की थी, जुलाई से लेके दिसंबर तक की रिटर्न्स उन्होंने जो लेट फाइल की थी उसके ऊपर टैक्स की पेमेंट डिलेट थी, तो उस रिस्पेक्ट में वो उनसे इंटरेस्ट की डिमांड करते हैं। तो इस इंटरेस्ट को डिस्प्यूट करते हुए ये रिट पिटीशन फाइल की गई ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के बिफोर। तो जो मेन क्वेश्चन अपने पास इस रिट पिटीशन के थ्रू उठ के आता है वो ये आता है कि टैक्स की पेमेंट कब मानी जाएगी। या तो वो तब मानी जाएगी जब आपने चालान के थ्रू अपनी डिपॉजिट करा दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, या फिर वो तब मानी जाएगी जब आप अपनी 3B फाइल कर रहे हो। क्योंकि अगर वो 3B फाइल कर रहे हो उस डेट को माना जाएगा तो उस आइशर मोटर के ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। लेकिन अगर वो जब चालान से डिपॉजिट कर दी तब तक मान ली गई तो आइशर मोटर के ऊपर पूरा 23-24 करोड़ का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और ये पूरा का पूरा सिनेरियो अपने केसेस के अंदर नॉर्मल डे टू डे वर्किंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। तो इसके ऊपर अपन सबसे पहले समझेंगे कि जो काउंसिल थी आइशर मोटर की तरफ से उनके क्या क्या सबमिशंस थे, और उसके बाद कोर्ट की क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी उन चीज़ों को देखने के बाद। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो काउंसिल थी उनके क्या क्या सबमिशंस थे। उन्होंने जो अपना पहला सबमिशन किया उसके अंदर उन्होंने आरबीआई के एक एफएक्यू को अपना ग्राउंड बनाया, जिस एफएक्यू के अंदर आरबीआई ने ये बात बताई थी कि जो आप पैसा जीएसटी के बिहाफ पे करते हो तो ऐसी फैसिलिटी डेवलप्ड है कि जिसके थ्रू डायरेक्टली वो पैसा गवर्नमेंट का अकाउंट जो आरबीआई के पास है, डायरेक्टली उस अकाउंट के अंदर वो पैसा जाता है। तो अगर कोई पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर जा रहा है जो आरबीआई के पास मेंटेन्ड है,
तो जो अपन कैश लेजर के लिए जो पेमेंट्स कर रहे हैं चालान के थ्रू, वो पैसा भी डायरेक्टली उसी अकाउंट में जाता होगा। तो ये क्यों माना जा रहा है कि पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं हुई अभी तक, टैक्स की पेमेंट चालान डिपॉजिट करने पे नहीं हुई। अगला ग्राउंड उन्होंने जो उठाया, वो उन्होंने उठाया एक एक्सप्लेनेशन है टू दी सबसेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 49 का एक्सप्लेनेशन ए है, जिसके अंदर वो बात ये करते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जो क्रेडिट की डेट होगी वो डिराइव होगी जब आपके गवर्नमेंट का अकाउंट जो आरबीआई के पास मेंटेन्ड है उसके अंदर आपकी पेमेंट क्रेडिट होगी। वो डेट आपकी मानी जाएगी आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर अमाउंट क्रेडिट होने की। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर कोई भी अमाउंट क्रेडिट होने की एक तरह से पहले प्री कंडीशन बन गई कि पहले वो गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी पेमेंट, तभी वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर आएगी। तो ऐसा क्यों माना जा रहा है कि आपकी पेमेंट अभी तक गवर्नमेंट के पास पहुंची नहीं है? ऐसा क्यों माना जा रहा है कि अभी तक आपकी टैक्स पेड हुआ ही नहीं है, जब वो पैसा की ड्यूली गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर पहुंच चुका है? तीसरा ग्राउंड जो उन्होंने उठाया वो ये उठाया कि जो पैसा हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा है उसे हम फ्रीली विड्रॉ नहीं कर सकते, उसे फ्रीली उसका रिफंड नहीं लिया जा सकता। अगर उस पैसे का हमें रिफंड लेना है तो हमें पहले सेक्शन 54 के अंदर रिफंड ऑर्डर लाना पड़ेगा। वो रिफंड ऑर्डर आने के बाद ही हम उस पैसे को रिफंड के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। और जब किसी पैसे पर पूरा कंट्रोल हमारा नहीं है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कंसेंट से सिर्फ वो पैसा विड्रॉ हो सकता है, तो ऐसा क्यों माना जा रहा है कि वो पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो टैक्स पे नहीं हुआ? अगला क्राइटेरिया उन्होंने जो उठाया वो ये था कि मान लीजिए आपके अगेंस्ट कोई रिकवरी स्टार्ट हो गई, और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है कि जो पैसा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा है उससे रिकवरी करना। मेनली गवर्नमेंट को सिर्फ एक एंट्री पास करनी पड़ेगी और इस आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाले अमाउंट से सारी रिकवरी वो कर सकते हैं। तो जब गवर्नमेंट के पास उस पैसे का कंट्रोल है तभी इतना इजीली वो उस पैसे से रिकवरी कर पा रहे हैं। अगला ग्राउंड जो उन्होंने लिया, जो पेटिशनर था उन्होंने एक आरटीआई फाइल की, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर एप्लीकेशन फाइल की, ये पूछते हुए कि जो गवर्नमेंट डेटा रिलीज करती है जीएसटी के मंथली कलेक्शंस का और ये सब कलेक्शंस का जो डेटा रिलीज करती है गवर्नमेंट, तो उसके अंदर कौन कौन सी अमाउंट इंक्लूड होती है। तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उसके रिप्लाई में ये आया कि जो आप अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर भी डिपॉजिट कराते हो वो भी इस डेटा के अंदर इंक्लूड होती है, जो डेटा कलेक्शन का डेटा आता है उसके अंदर। तो गवर्नमेंट जब कलेक्शन के अंदर उस डेटा को इंक्लूड कर रही है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के डिपॉजिट किए हुए अमाउंट्स को, तो ये कैसे मान लिया जाए कि ये पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचा, टैक्स पेड नहीं हुआ। अगला ग्राउंड जो उन्होंने लिया कि जब आप 3B फाइल करते हो और एक आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर डेबिट की एंट्री आती है, वो एक मेयरली जर्नल एंट्री है, ना कि एक एक्चुअल पेमेंट उस वक्त हो रही है। पेमेंट एक्चुअली जब आपने चालान पे किया उसी वक्त पेमेंट हो गई। जब 3B के फाइल करते हो, जब एक जो डेबिट एंट्री आई वो एक मेयरली अकाउंटिंग एंट्री है, मेयरली एक जनरल एंट्री है और उसको बेसिस मानते हुए इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक ग्राउंड लिया एक्साइज लॉ से। एक्साइज लॉ के अंदर एक लेजर हुई करती थी जो सिमिलर थी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, और उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया हुआ है, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का भी डिसीजन आया हुआ है। तो उस चीज़ को अपन जब कोर्ट्स की फाइंडिंग डिस्कस करेंगे, कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे, तो उसे इन डेप्थ अपन डिस्कस करेंगे। तो अब अपन देखते हैं, जब अपन को ये सबमिशंस क्लियर है, जब पिटिशनर के सारे सबमिशंस क्लियर है, तो अब देखते हैं कि ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने क्या क्या उसका ऑब्जर्वेशंस किया। तो सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने ये चीज़ देखी, सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने सेक्शन 39(1) देखा। तो जब आप 39(1) की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो 39(1) बोलता है कि जो आपने टैक्स पेड कर दिया उसकी डिटेल्स आप फर्निश करेंगे GSTR 3B में। तो जो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो टैक्स पेड है, मतलब जो आप टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हो उसकी डिटेल्स आप अपनी GSTR 3B के अंदर फर्निश करोगे। सो आपको GSTR 3B फाइल करने से पहले टैक्स पे करना होता है, ना कि आप GSTR 3B के थ्रू टैक्स पे कर रहे हो। तो जब आपको GSTR 3B फाइल करने से पहले टैक्स पे करना है, तो कोर्ट ने ये एनालाइज किया कि 3B फाइल करने से पहले एक्चुअली टैक्स की पेमेंट कैसे हो रही है। तो कोर्ट ने जब PMT 06 देखा फॉर्म, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पैसे डाला जाता है, तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि जो बेनिफिशियरी नेम है उसके अंदर एक्सप्लिसिटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर पेमेंट जा रही है तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है।
सेक्शन 39(1) की लैंग्वेज देखते हुए और इस फैक्ट्स को देखते हुए ये चीज़ क्लियर होती है कि 3B के थ्रू टैक्स की पेमेंट नहीं हो रही, टैक्स की पेमेंट चालान के थ्रू हो रही है, PMT 06 के थ्रू हो रही है और 3B के अंदर मेयरली उसकी एक डिटेल्स फर्निश की जा रही है। अगला ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट ने किया वो ये था कि सेक्शन 39(7) ये बोलता है कि जो पेमेंट है वो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B है। तो इसका एक्चुअल GSTR 3B कब फाइल हुई उससे कोई लेना देना नहीं है। जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 3B है, जो अपन मानते हैं, मान लीजिए 20 तारीख है अगले महीने की, तब तक पेमेंट हो जाना चाहिए। तो जब आप मान रहे हैं कि चालान के थ्रू पेमेंट हो रहा है, तो जो आइशर मोटर का केस है उसके अंदर सारी पेमेंट्स विद इन ड्यू डेट हुई है टैक्स की। अगला ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट ने लिया वो ये लिया कि मान लीजिए कोई पैसा जो अब गवर्नमेंट के अकाउंट में जा चुका है, जो कि अपन पुराने सारे ग्राउंड्स को अपन के बेसिस पे देखा, जो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर जा चुका है, ये सही नहीं होगा कहना कि गवर्नमेंट उस पैसे को सिर्फ इसलिए यूटिलाइज नहीं करेगी क्योंकि एक टैक्स पेयर अपनी 3B फाइल करने के अंदर डिफॉल्ट कर रहा है, डिले कर रहा है। सिर्फ उस पैसे का यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट इस वजह से नहीं करेगी, अपने अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा, ये कहना गलत होगा। और ये एक्चुअली ये गलत भी होगा। जो गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए जो प्रोग्राम्स करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स करती है, उसके लिए इन पैसों का यूटिलाइज इस वजह से नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ गलत हो गई। अगला ग्राउंड कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया। अगली चीज़ जो कोर्ट के सामने आई, कोर्ट ने देखा कि मान लीजिए आपका सेक्शन 54(12) आपको बोलता है कि अगर आप रिफंड टाइम पे नहीं करोगे कोई पैसा तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट पे करोगे। तो कोई पैसा अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पड़ा है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसे पैसे के ऊपर 6% इंटरेस्ट क्यों देगी? जब गवर्नमेंट का उस पैसे पे कंट्रोल रहा होगा तभी वो 6% इंटरेस्ट देगी। अगर कोई पैसा सिंपली कैश लेजर में लाई कर रहा होगा तो गवर्नमेंट 6% इंटरेस्ट पे करने का रिफंड डिले के केस में कोई भी प्रोविजन बनाने का लॉजिक नहीं बन रहा था। अगली चीज़ जो कोर्ट ने डिस्कस की वो डिस्कस की 49(11) का एक्सप्लेनेशन ए। तो उसके अंदर कोर्ट ने ये बात की कि जो अपन देखते हैं कि किस तरह से पेमेंट हो रही है, तो सबसे पहले पेमेंट जाती है गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर जो RBI के पास मेंटेन्ड है। जब वो पेमेंट वहाँ जाती है उसके बाद वो पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुंच रहा है 49(11) के एक्सप्लेनेशन ए को देखते हुए, तो वाई नॉट की ये माना जाए कि टैक्स की पेमेंट जब चालान भरी उस वक्त हो गया। अगली चीज़ गवर्नमेंट ने इस केस के अंदर एनालाइज की इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को और क्रेडिट लेजर को। गवर्नमेंट ने कोर्ट ने सिंपली ये बात कही कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर ई फॉर्म में मेंटेन नहीं हो रहे थे, तो फिजिकली भी ये लेजर्स असेसी मेंटेन करते थे। और उस लेजर का पर्पस सिंपली ये होता था कि असेसी ये चीज़ डिराइव कर पाए कि उसकी कितनी लाइबिलिटी गवर्नमेंट को पेएबल बन रही है या कितना उसे गवर्नमेंट से रिफंड लेना है। मेयरली इन लेजर्स का पर्पस एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने के लिए है, एक बुक कीपिंग की, एक रिकॉर्ड कीपिंग की तरह है। इससे ज़्यादा इन लेजर का कोई यूज़ नहीं है। अगर डेबिट एंट्रीज 3B के थ्रू बाद में आ रही है तो ये नहीं माना जाएगा उसने लाइबिलिटी डिस्चार्ज तब की जब वो 3B के थ्रू डेबिट एंट्री आ रही है, बल्कि उसे ये माना जाएगा कि जब वो 3B के थ्रू एंट्री आ गई डेबिट एंट्री, तो उसे अल्टीमेट डिस्चार्ज, फाइनल डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। पहला डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी तो तभी माना जाएगा जब चालान के थ्रू पेमेंट हो गई। और इसी चीज़ को गवर्नमेंट ने कोर्ट ने करंट सिनेरियो से कंपेयर करते हुए बताया, जब आप अपना PMT 06 भर देते हैं उस वक्त आपने अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी। जब आप 3B फाइल करते हैं तो वो मेयर एक एंट्री है, अकाउंटिंग एंट्री है, जिसके थ्रू अकाउंट आपका कैश लेजर डेबिट हो जाता है और वो एक फाइनल प्रूफ की तरह काम करेगा, ना कि फाइनल डिस्चार्ज के प्रूफ की तरह काम करेगा, ना कि जो एक्चुअल डिस्चार्ज हुआ वो चीज़ मानी जाएगी। अगली चीज़ आती है कि जब अपन सेक्शन 50 का सब सेक्शन 1 देखने जाते हैं तो वो ये बोलता है कि अगर आप कोई टैक्स की पेमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट जो एक्ट के अंदर है वो नहीं करते हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर इंटरेस्ट लेवी किया जाएगा। जब टैक्स की पेमेंट चालान के थ्रू, चालान पे करते वक्त इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट होते वक्त, क्रेडिट होते वक्त हो रही है,
तो इसका प्रोवाइजो फर्दर जाके कहता है कि अगर आप 3B डिलेड फाइल कर रहे हैं तो जितनी अमाउंट आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू डेबिट की उसके ऊपर वो इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे उतने दिन के लिए जितने दिन का आपका डिलेड फाइल की। तो ये प्रोवाइजो जो मेन सेक्शन है, मेन प्रोविज़न है, उसके भी बियॉन्ड जा रहा है। कोई भी प्रोवाइजो मेन प्रोविज़न के बियॉन्ड जा नहीं सकता। प्रोवाइजो सिर्फ एक एक्सेप्शन कार्व आउट कर सकता है। प्रोवाइजो सिर्फ एक एक्सेप्शन ऐड कर सकता है उस सेक्शन के अंदर, वो उस मेन प्रोविज़न के बियॉन्ड नहीं जा सकता। और ये बात ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के द्वारा एक सेटल्ड लॉ है। अगली चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि आपका एक्साइज के अंदर भी सेम एक कैश लेजर की तरह लेजर होता था, और जिसके अंदर अगर आप डिपॉजिट करवा देते हैं पैसा एडवांस के अंदर भी, तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने एक डिसीजन के अंदर बताया है कि उस पैसे को तभी टैक्स पेड मान लिया जाएगा जब आपने उसे एडवांस में जमा करा दिया। और ये लेजर सिमिलर है अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। तो सिमिलर चीज़ को कंसिडर करते हुए ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की तरफ से एक्साइज के अंदर एक डिसीजन आ चुका है, तो वो डिसीजन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो इन सभी जो पेटिशनर के ग्राउंड्स है, इन सभी जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, उनके बेसिस पे बोला जा सकता है कि टैक्स की एक्चुअल पेमेंट तब मानी जाएगी जब वो चालान के थ्रू पे किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर डिपॉजिट किया गया, ना कि जब वो 3B के थ्रू फाइल हुआ। तो इन सब पॉइंट्स को बेस रखते हुए इन फ्यूचर अगर हमें सेम इशू आता है कि डिपार्टमेंट हमसे मेयरली इस बेसिस पे इंटरेस्ट मांग रहा है कि 3B लेट फाइल हुई है जबकि हमारे कैश लेजर में ऑलरेडी पैसा डिपॉजिटेड है, तो हम इन ग्राउंड को यूज लेके बेनिफिट ले सकते हैं और अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं, और आइशर मोटर के इस केस को भी रेफर कर सकते हैं अपने फ्यूचर के रिप्लाईज में। सो आई होप दिस हेल्प्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।